हेलो एवरीवन। आज अब हम डिस्कस करेंगे KVPY 2021 का केमिस्ट्री एसे पेपर का 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो एसे सेक्शन था उसका केमिस्ट्री सेक्शन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अपने पास क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन था द एसिडिटी ऑफ, अपने पास दे रखा है फिनॉल के पैरा पे मिथॉक्सी ग्रुप दे रखा है, नाइट्रो ग्रुप दे रखा है और NO2 ग्रुप दे रखा है। तो हमें पता है कि मिथॉक्सी ग्रुप जो है अपना +M इफेक्ट शो करता है, जबकि नाइट्रो -M से करता है। और चूंकि ये मेटा पोजीशन पे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ -I शो करेगा। और हमें पता है कि जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा एसिडिटी बढ़ता है। तो करेक्ट ऑर्डर जो होना चाहिए वो होगा आपका 3, आफ्टर दैट 4 एंड 1 और सबसे लास्ट में जो होगा आपका सेकेंड होगा। और अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ये जो करेक्ट ऑर्डर दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 का। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 था अपने पास, द कंपाउंड व्हिच कैन एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी, द कंपाउंड व्हिच कैन शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब हमें पता है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए हमारे पास जो होना चाहिए सिमेट्री एब्सेंस होना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे गौर से देखें तो इसमें अपने को सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता है। यहाँ पे अपने पास कोई भी जो है सिमेट्री नहीं दिख रहा है, तो ये अपने पास हमारे पास जो है ईजिली ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता था, है ना। अगर हम बात करें थर्ड स्ट्रक्चर में तो यहाँ पे हमारे पास इस प्लेन के अबाउट सिमेट्री लाई करेगा, तो ये भी नहीं करेगा। हाँ, जबकि इसमें अगर हम बात करें तो ये ऑप्टिकल एक्टिव दिख रहा है, यहाँ पे सिंगल काइरल सेंटर है, तो ये भी जो है अपने पास ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। तो करेक्ट आंसर इज 2, 4 एंड 5 एंड आंसर इज ए। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 32 इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 33 था, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था, व्हिच हैज प्राइमरी सेकेंडरी एंड थर्ड 3 डिग्री कार्बन एटम। तो अगर हम बात करें 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, अगर स्ट्रक्चर बना के देखें तो अपने पास पेंटेन होगा 1, 2, 3, 4, 5, है ना। और यहाँ पे बोला है 2, 3 एंड 4 मिथाइल, तो यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी कार्बन दिख रहे हैं और टर्शियरी कार्बन दिख रहे हैं, बट सेकेंडरी और नहीं दिख रहा है। उसी में बोला है क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन में अगर हम बात करें तो ये स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे भी अपने पास सेकेंडरी कार्बन दिख रहा है। उसके बाद 2,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 2,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये है अपने पास साइक्लोहेक्सेन। एंड 2,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन एंड मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, अपने पास देखा है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगर हमारे पास बात करें मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो यहाँ पे अगर हम बात करें ये कार्बन का, तो यहाँ पे ये कार्बन 3 डिग्री दिख रहा है अपने पास, ये सारा कार्बन सेकेंडरी है और ये कार्बन प्राइमरी है। तो अपना जो ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन अपने पास डी जो है दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 33 में। सो डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो ये एक सिंपल सा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करें, क्वेश्चन नंबर 34 में देखोगे आप, द ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच कैन बी प्यूरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। और हमें पता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो इजीली स्टीम डिस्टिलेशन की तरफ शो करेगा, और एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट लिस्ट होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 34 का बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एमोंग द फॉलोइंग मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। देखो इस क्वेश्चन में सिंपल सा हमें ये देखना होता है कि एसिडिक हाइड्रोजन निकालेंगे अपने पास, तो हमारे पास जो कॉन्जुगेट बनेगा, वो क्या दिख रहा है। पहला में तो ऑप्शन नंबर ये दिख रहा है जो कि एक एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। अगर हम लोग इसमें बात करें तो हमारे पास जो दिख रहा है यहाँ पे अपने पास कॉन्जुगेट बेस बनेगा जो कि एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। तो हमारे पास सिंपल सा बात है, जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा आपका एसिडिक होगा। सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 35 इज बी, बिकॉज इट्स कॉन्जुगेट बेस इज एरोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36। अपने पास बोला है अ वेसल 10 लीटर कंटेन 1 लीटर वाटर gas, okay, that means 1:1 CuNH2 and 9 liter air, 20% O2 by volume at STP. The content of vessel are ignited. The number of moles of CO2 in the vessel is closest to. अब अपने को देखना है कि हमारे पास पता है कि मिक्सर में क्या है अपने पास CuNH2 है ना। A vessel contain 1 liter water gas, हमारे पास CO प्लस H2 प्रेजेंट था है ना, और 1:1 है, डैट मीन्स 1 लीटर है तो यानी कि अपने पास 0.5 लीटर दोनों होगा। और अपने पास एयर कितना ओवर O2 जो था अपने पास O2 है वो कितना है अपने पास 9 लीटर, जिसमें 20% ऑक्सीजन है, डैट मीन्स 9 का अगर 20% बात करें तो 1.8 लीटर ही ऑक्सीजन था अपने पास। अब अगर हम लोग बात करें रिएक्शन का तो CO2 जो बनेगा वो कहाँ से बनेगा, CO प्लस O2 है ना, CO प्लस हाफ O2, CO प्लस हाफ O2 गिव्स CO प्लस हाफ O2 गिव्स CO2। अपने पास क्या है CO प्लस हाफ O2 से अपने पास CO2 बनेगा है ना। अब CO प्लस हाफ O2 से अगर अपने पास CO2 बन रहा है तो अपने पास पता है कि अपने पास CO अगर हाफ मोल था, हाफ लीटर है ना, और अपने पास STP कंडीशन दे रखा है तो ये हाफ लीटर है अपने पास, तो हमें पता है कि हाफ मोल CO से ये हाफ मोल CO2 बनेगा है ना, हाफ लीटर CO2 बनेगा। और हमें पता है कि 22.4 लीटर 22.4 लीटर गैस एट STP गिव्स 1 मोल। सो अपने पास अगर पता करना है हाफ लीटर कितना होता है ना 1 मोल, तो अगर अपने पास हाफ लीटर में चेक करना है तो आंसर होगा 1/44.8 लीटर मोल्स। और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये जो आंसर आएगा 0.022, यानी कि बी एक करेक्ट आंसर है, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन से बोल सकते हैं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 37। A certain metal has work function 2 electron volt, okay, it is irradiated first with 1 watt of 400 nanometer light and later 1 watt of 800 nanometer light, among the following correct statement। हमारे पास पता है कि वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसका हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर हम लोग बात करें कि जो लाइट हमने इमिट किया 400 नैनोमीटर का एंड 800 नैनोमीटर का, तो हम लोग इन दोनों लाइट का एनर्जी निकाल लें, तो एनर्जी बराबर हमें पता है 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। अगर ये वैल्यू पुट करें तो हमारे पास फर्स्ट आंसर आएगा 12,400 बाई 4,000, और अगर इसे हम लोग सॉल्व करें तो ये वैल्यू आएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, यानी कि जब 400। और वहीं में जैसे हम लोग अगर इसको डबल करें तो वेवलेंथ जो होगा वो आधा हो जाएगा, बिकॉज एनर्जी जो है 2 लैम्डा हो चुका है यहाँ पे है ना, ट्वाइस, यानी कि 8,000 एंगस्ट्रॉम है ना, बाई 12,400 करें तो ये वैल्यू जो आएगा लगभग 1 पॉइंट इसका हाफ कर ले अप्रॉक्स, तो ये आ जाएगा 1.55 के आसपास। नाउ हमें पता है कि चूंकि वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो फोटो इलेक्ट्रिक शो करने के लिए ये जो वेवलेंथ होना चाहिए वो ग्रेटर देन, मतलब एनर्जी होना चाहिए ग्रेटर देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन्स फर्स्ट लाइट वाज capable of photoelectric effect but second light was not capable. Both colors light have rise same number of photoelectron, गलत बात है। 400 नैनोमीटर लाइट गिव्स राइज ऑफ
राइज टू लेस एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन गलत है। 400 नैनोमीटर लाइट लीड्स टू मोर फोटो इलेक्ट्रॉन। 800 नैनोमीटर लाइट लीड्स टू मोर फोटो इलेक्ट्रॉन। सो करेक्ट आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 37, है ना। ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर से बोल सकते हैं, जो कि एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा था बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एमोंग द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 38 में बोला है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम। अब जानते हो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ना, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन बोल सकते हो। पहला बोला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। नहीं, हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे इजीली डिपेंड करता है ना, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे ये डिपेंड करता है कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो वेरी करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेल अस हाउ फास्ट रिएक्शन रीचेज इक्विलिब्रियम। नो, इट डज नॉट डिस्कस अबाउट द रेट एंड हाउ क्विक और हाउ स्लो द रिएक्शन इज at equilibrium. The forward and backward rate stop. No, equilibrium is always dynamic in process, so it cannot be true. So अपने पास इकलौता ऑप्शन डी ही बच रहा है। एक बार ऐसे पढ़ के देख ले, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर यू स्टार्ट द रिएक्शन विथ रिएक्टेंट, और ये जो है सबसे करेक्ट स्टेटमेंट दिख रहा है। सो करेक्ट स्टेटमेंट होगा डी फॉर क्वेश्चन नंबर 38। अब हम लोग बात करेंगे 39 नंबर क्वेश्चन का। लेट्स सी, क्वेश्चन। हाँ, 39 क्वेश्चन एक टोटली फैक्चुअल क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया है अपने से प्लॉट दिया गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस वेलोसिटी का, और हमें पता है कि वी एम पी एस, वी एवरेज और वी आर एम एस का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा। हमें पता है वी एम पी एस जो होगा वो अपने को पता है, फॉर्मूला होता है √2 kT/m, और वी एवरेज का अगर बात करें वी आर एम एस, है ना, जो होता है √3 kT/m, और अगर अपने पास बात करें वी एवरेज का तो ये होता है √8 kT/m। तो हमने पता है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वी आर एम एस का, सबसे कम एम पी एस और वी एवरेज, यानी कि वी एम पी एस, उसके बाद वी एवरेज, और सबसे ज़्यादा वैल्यू है वी आर एम एस का। तो अकॉर्डिंग टू डेटा हम लोग देख सकते हैं वी आर एम एस सबसे ज़्यादा, फिर वी एवरेज और वी एम पी एस। सो करेक्ट आंसर जो होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 39 का, वो आपका डी जो है करेक्ट आंसर है, और ये प्योरली एनसीईआरटी का लाइन है। तो इसे हम लोग एक ईजीएस्ट क्वेश्चन बोल सकते थे पेपर का। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 40, जो कि आसान है। करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर कॉपर। करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर कॉपर। तो देखो कॉपर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो है 4s1, और 4s1 के लिए अगर हम लोग n का बात करें तो n4, l का वैल्यू 0, m का वैल्यू 0, है ना। तो n4 l0 m0 और s½ जो है करेक्ट आंसर जो है सी जो है आपका यहाँ पे दिख रहा है फॉर क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन में बात करें अबव द फॉलोइंग मोस्ट पोलर मॉलिक्यूल्स। अगर हम बात करें मोस्ट पोलर मॉलिक्यूल का, तो हमें पता है कि जिसमें चार्ज प्रेजेंट हो, तो हमें पता है AlCl3, है ना, AlCl3, CCl4, AgCl6 ऑल आर नॉन पोलर। इकलौता अपने पास ACl3 है जहाँ पे एक लोन पेयर है ना, और Cl होगा, तो यही इकलौता अपने पास पोलर स्ट्रक्चर है। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द कोवैलेंट कैरेक्टर CaCl2, BaCl2, SrCl2 और MgCl2। हमें पता है कि साइज ऑफ कैटायन बढ़ेगा, साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज होगा, तो कोवैलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर Mg, फिर Mg के बाद हो जाएगा अपने पास कैल्शियम, फिर SrCl2 और सबसे ज़्यादा बेरियम। तो ये जो करेक्ट आंसर जो दिख रहा है अपने पास
MgCl2, CaCl2, CSrCl2 एंड BaCl2। जो करेक्ट आंसर होगा 42 का वो आपका बी दिख रहा है। बिकॉज हमें पता है कैटायन का जो साइज है वो सबसे छोटा जो है Mg2+ का है। Mg2+ से ज़्यादा जो है अपने पास Ca2+ है। Ca2+ के बाद है ना, Ca2+ के बाद अपने पास Sr2+ है, और फिर अपने पास सबसे ज़्यादा जो है वो आपका Ba2+ का है। तो इसके अकॉर्डिंग आप ऑर्डर डिसाइड कर सकते हो। नाउ यू हैव क्वेश्चन अमॉन्ग द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट। हमें पता है कि 1 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ये जो है आपका एक गलत स्टेटमेंट है ना। नेक्स्ट बोला क्योंकि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 3 है, यहाँ पे 4 बोला, ये भी गलत है। 2.005 हियर 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर एंड करेक्ट आंसर इज हियर। Here 0 is before the number, so all zeros are non-significant. Here only 2 significant figure. So correct answer for the question number 43 is C. Now next question 44. Thermodynamics cycle in the pressure and volume is given below. Here you have given A, B and CD are isothermal। अपने पास क्या बोला है, A, B और CD जो है isothermal प्रोसेस। तो हमें ग्राफ में चेक करना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट ए बी में भी दिख रहा है और सी डी में भी दिख रहा है। यहाँ पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट है ए बी सी डी में, टेम्परेचर कांस्टेंट ए बी सी डी हर जगह दिख रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट। लेकिन अपने को एक और चीज़ क्या ध्यान रखना है कि ए से बी में हमारे पास आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और साइकिल ए से बी की तरफ जा रही है। यहाँ पे भी ए से बी की तरफ जा रहा है, यहाँ से भी, तो इसमें हम डिफरेंस लेना। ओके, नाउ सी से डी सही है, ए से बी सी से डी सही है। ओके, नाउ क्या बोला है, वाइल बी सी एंड डी ए आर एडियाबेटिक प्रोसेस। अब देखो बी सी और डी ए एडियाबेटिक है, तो हमें पता क्या है कि बी से सी में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है यानी एक्सपेंशन। हमें पता है कि ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन कूलिंग इफेक्ट इज ऑब्जर्व, सो टेम्परेचर सी जो होना चाहिए टेम्परेचर बी से कम होना चाहिए। तो अब टेम्परेचर सी टेम्परेचर बी से कम जो है अपने पास, टेम्परेचर सी जो है, टेम्परेचर सी जो होगा कम होगा, टेम्परेचर बी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर सी ज़्यादा दिख रहा है, गलत है। यहाँ पे भी टेम्परेचर सी ज़्यादा दिख रहा है, गलत है। यहाँ पे अपने पास टेम्परेचर सी जो है कम है, तो यानी कि ए और बी में से देख सकते हैं। बट यहाँ पे एडियाबेटिक है तो बी सी में एंट्रोपी कांस्टेंट होता है, तो बी सी में एंट्रोपी कांस्टेंट अपने पास ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 44 इज ए। अब यहाँ से एक टर्म याद रख सकते हो, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ पर अपने को याद रखना है टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। और रिवर्सिबल एडियाबेटिक को हम लोग आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। है ना, आइसोएंट्रोपिक यानी कि एस जो होगा कांस्टेंट होगा। एस कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 45 जो कि लास्ट क्वेश्चन था सेक्शन 1 का। तो इसमें अपने पास बोला है फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम मैग्नीशियम सिलिकॉन फास्फोरस क्लोरीन आर्गन आर गिवन। तो हमारे पास पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, फिर है अपने पास सिलिकॉन, है ना, अपने पास क्या दे रखा है सिलिकॉन, फिर है फास्फोरस, क्लोरीन और आर्गन। तो हमें पता है लेफ्ट से राइट जाने पे ये जो है 5 7 8 10 12 अपने पास अगर हम बात करें फ्लोरीन का ये जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है ना। नाउ हमारे पास पूछा है द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ के इज क्लोज टू। तो हमें पता है कि सोडियम से ज़्यादा है पोटेशियम, तो पोटेशियम का सोडियम से क्या होगा डिक्रीज होगा। अब सोडियम 5.14 है, तो 5.14 से छोटा ऑप्शन इकलौता सी दिख रहा है। सो करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 45 इज सी, बिकॉज हमें पता है डाउन द ग्रुप जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी हमें डिक्रीज होता हुआ दिखेगा, और आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि 5.14 से छोटा इकलौता ऑप्शन अपने पास सी था।
एक्सक्यूज मी। नाउ हम लोग बात करेंगे सेक्शन 2, है ना। KVPI में अपने को पता है कि ऐसे पेपर में सेक्शन 1 और सेक्शन 2, सेक्शन 1 का ऑल क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, सेक्शन 2 में जो क्वेश्चन होता है आपका 2 मार्क्स का होता है और गलत होने पे -0.5 होता है, 1/4। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो था, हाइड्रोकार्बन एक्स विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H6 डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, ये कंफर्म करता है कि यहाँ पे अनसेचुरेशन प्रेजेंट है, एंड फॉर्म्स अ वाइट प्रेसिपिटेट विथ AgNO3, ये कंफर्म करता है यहाँ पे टर्मिनल अल्काइन होना चाहिए। यहाँ पे अपने को क्या होगा, टर्मिनल अल्काइन। ट्रीटमेंट ऑफ X विथ HgCl2 एंड H2SO4 प्रोड्यूस अ कंपाउंड विच गिव्स येलो PPT, ये है अपने पास, अपने को पता है कि इसे हम लोग बोलते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, यानी कि ये कीटोन, मिथाइल कीटोन फॉर्म कर रहा है ना, मिथाइल कीटोन फॉर्म कर रहा है और टर्मिनल अल्काइन टेस्ट भी दे रहा है। तो इस तरीके से अपने को चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा यहाँ पे मोस्ट सुटेबल होगा। तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम लोग फार्मूला की तरफ बढ़े, तो फार्मूला की तरफ बढ़े तो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो है C4H6, यानी कि अगर DOU निकाल के देखें तो C4H6 में डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जो आ रहा है वो आ रहा है 5 - 3 दैट इज 2, और हमारे पास कंफर्म भी कर रहा है कि डिग्री ऑफ टर्मिनल अल्काइन है, तो यानी कि एल्किन डाई एल्किन तो पॉसिबल नहीं है, अल्काइन ही पॉसिबल है। अब C और D में आप देख सकते हो D एक ऑप्शन है जहाँ पे टर्मिनल अल्काइन है, सो करेक्ट आंसर जो होना चाहिए वो D होगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 71, क्योंकि हम लोग देख सकते हो कि टर्मिनल अल्काइन है तो ये इजीली ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी शो करेगा, AgNO3 के साथ ये वाइट PPT भी बनाएगा, है ना, और जब इसका अगर हम ऑक्सीडाइज करोगे तो ये बना लेगा अपने पास ये कीटोन, मतलब कीटोन बना लेगा, सॉरी ये अपने पास, हाँ ये अपने पास कीटोन बनेगा जो कि मिथाइल कीटोन होगा, तो ये इजीली अपना आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे सकता है। तो ये सारा टेस्ट को शो कर रहा है, ये कंफर्म करता है कि D ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास बोला है 0.10, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। हाँ बोला है 0.102 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीडाइज विथ फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड रिजल्टिंग अ सॉल्यूशन आफ्टर पासिंग थ्रू एक्सेस ऑफ BaCl2, 0.233 ग्राम बेरियम सल्फेट आर प्रेसिपिटेटेड, कंपाउंड X इज लाइकली टू बी। अब हमारे पास दे रखा है 0.233 ग्राम बेरियम सल्फेट है अपने पास, 0.233 बेरियम सल्फेट है। तो अगर हम लोग इसका मोलर मास निकालने की कोशिश करें तो हमें पता है कि बेरियम का मास होता है 137 और इसका सल्फेट का 96, तो ये जो है 233 ग्राम है, यानी कि हम लोग बात करें तो ये 1/, है ना, अगर इसका हम लोग मोल निकालने की कोशिश करें तो ये आ जाएगा बेरियम सल्फेट 1/1000 मोल, यानी कि हमें पता है कि 1 मोल बेरियम सल्फेट में हमारे पास एक सल्फर होता है, तो यानी कि हमारे पास सल्फर का मोल्स जो था 1/1000 मोल्स था, ठीक है। अब हमारे पास देखना है, यहाँ से हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हो कि इसमें से किसका मॉलिक्यूलर मास 0.102 ग्राम, अगर हम लोग सबका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके देखें तो इसका अगर हम लोग बात करें तो ये फॉर्मूला जो आ रहा है CH2 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 CH2, यानी कि C5H10, यानी कि ये 60 + 10 70 + 32 102 ग्राम आ रहा है, तो ये 0.1/1000 मोल्स भी आ रहा है अपने पास। और यानी कि सल्फर का अगर हम लोग बात करें POAC एटम कंजर्वेशन तो सिर्फ और सिर्फ D पे वैलिड हो रहा है, तो हम लोग देख सकते हो करेक्ट आंसर D है। यहाँ पे हम लोग बाई मोल कंजर्वेशन POAC लगा के भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक का भले ही था, लेकिन अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट मोल का लगाते, है ना, मोल का बेसिक POAC भी अप्लाई किए होते तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, करेक्ट कर सकते थे। गुड, नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ अगर मूव करें तो 73 क्वेश्चन जो अपने पास बोल रहा है वो क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, द स्पेसिफिक हीट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेज इतना, ठीक है, assuming ideal solution behavior the energy required to heat 10 ग्राम 1 मोलल, 10 ग्राम 1 मोलल, यानी कि 1 मोलल मतलब हम लोग क्या बोल सकते हो 10 ग्राम ऑफ 1 मोलल ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन एट 300 to 310 डिग्री क्लोजेस्ट टू। अब हमारे पास पता है स्पेसिफिक हीट दे रखा है 0.86
और हमारे पास यहाँ पे क्या बोला है कि मोलर मास ऑफ सब्सटेंस है 58 ग्राम पर मोल। अब हमारे पास 58 ग्राम पर मोल का मतलब है कि 1000 ग्राम है ना, अपने पास क्या पता है 1058 ग्राम है ना, 1058 ग्राम में अपने पास जो है 58 ग्राम जो है सॉल्यूट प्रेजेंट होता है ना। 1058 ग्राम में अपने पास 1 मोलर का मतलब है 1058 ग्राम, 1058 ग्राम सॉल्यूशन, 1058 ग्राम सॉल्यूशन गिव्स 58 ग्राम सॉल्यूट। तो हमारे पास पता है 10 ग्राम में कितना हो जाएगा 58, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ये आ जाएगा अपने पास तो हमारे पास क्या बोला है द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज 0.86, हमारे पास ये कितना दे रखा है 0.86 दे रखा है एक्सक्यूज मी। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सर्टेन सब्सटेंस इज 0.86 ग्राम जूल पर ग्राम पर केल्विन। Assuming ideal solution behavior, the energy required 10 gram of 1 molar solution of its aqueous solution from 300 Kelvin to 300 Kelvin। तो हमें पता है कि यहाँ पे अपने को लगाना क्या है ms डेल्टा टी है ना। तो डेल्टा टी अपने पास दे रखा है, डेल्टा टी का वैल्यू निकाले तो अपने पास आ रहा है 10 और एस का वैल्यू अपने पास दे रखा है पॉइंट, अपने पास एस का वैल्यू कितना दे रखा है 0.86, 0.86 दे रखा है। तो इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हो है ना। तो हमारे पास पता है कि टोटल हीट रिक्वायर्ड जो होगा वो कैसे निकालेंगे हम लोग कि वाटर के लिए और सॉल्यूट के लिए कितना निकल रहा है उन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमें पता है कि वाटर का जो प्रेजेंस होगा 10 ग्राम में, अपने पास अगर सॉल्यूट का बात करें तो सॉल्यूट का जो वेट है वो कितना हो जाएगा 58 बाई 1058 इंटू 10 इंटू हम लोग यहाँ से बात कर सकते हैं 0.86 है ना, यहाँ पर हम लोग 0.86 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इंटू डेल्टा टी। ये तो अपने को सॉल्यूट के लिए हीट चाहिए। और सॉल्वेंट के लिए बात करें तो सॉल्वेंट का मास अपने पास 1000 बाई 1058 इंटू 10 और हमें पता है वाटर का जो स्पेसिफिक हीट है 4.2 जो कि अपने पास गिवन है इंटू डेल्टा टी। और ये दोनों क्वांटिटी हम लोग अगर मान लीजिए इसका क्वांटिटी S1 और इसका S2 है तो S1 प्लस S2 करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास नेट रिजल्ट जो कि सॉल्व करके आ रहा है आपका अप्रोक्सीमेटली 401.7 के आसपास। सो करेक्ट आंसर जो होगा क्वेश्चन का ए होता। नेक्स्ट बोला अपने पास स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज 1.79, तो इट्स स्ट्रेंथ कैन बी एक्सप्रेस। तो हमें पता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, हमें पता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाई 5.6 इक्वल टू नॉर्मेलिटी होता है। तो हम लोग यहाँ से कर सकते हो 5.6 इंटू 1.79 1.79 ये जो होगा अपने पास ये एक्चुअली इनका वॉल्यूम स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। जो करेक्ट वैल्यू आ रहा है ये वो आ रहा है 10 वॉल्यूम के आसपास। सो करेक्ट होगा इसका आंसर 74 का 10 वॉल्यूम स्ट्रेंथ। लास्ट क्वेश्चन था द आइसोथर्म ऑफ गैस वाज आर सोन बिलो। ठीक है, तो हमें पता है ये क्रिटिकल टेम्परेचर है तो बोला एट T1 द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। तो ये जो है अपना सबसे करेक्ट स्टेटमेंट दिख रहा है क्योंकि अपने को पता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर हम लोग कितना भी प्रेशर अप्लाई कर दें ये गैस को हम लोग लिक्विफाइड नहीं कर सकते। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट दिख रहा है ना। नेक्स्ट हम लोग का जो है नेक्स्ट हमारे पास बोला है एट पॉइंट बी, वेरी गुड, लिक्विड स्टार्ट टू अपीयर एट T2। हाँ ये करेक्ट आंसर है कि ये पॉइंट के बाद लिक्विफिकेशन स्टार्ट होता है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है करेक्ट दे रखा है। TC इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एट व्हिच गैस कैन बी लिक्विफाइड, ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। फैक्चुअल डेटा है, फैक्चुअल पॉइंट्स है। एट पॉइंट ए दैट मीन्स दिस वन स्मॉल इंक्रीज इन प्रेशर, हमें पता है कि अब लिक्विड कम्प्लीटली लिक्विड ट्रांसफॉर्म हो चुका है तो हमें अपने को यहाँ से लिक्विड को थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा है ना।
सो ये भी स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट दिख रहा है। तो यानी कि हमारे पास जो है ऑल ABCD स्टेटमेंट आर करेक्ट दिख रहा है। सो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा डी होगा। थैंक यू।